के वो बरगद हैं, पीपल हैं, छाया है एक बड़े से वृक्ष की। माना उम्र नहीं अब साथ उनके, पर खादान वही है तजुर्बे की। नहीं है माना काम कोई अब, बैठे रहते हैं ताकते हैं वो हमें। कुछ नहीं चाहती नजरें उनकी, बस थोड़ा प्यार ढूंढते रहते हैं हम में। क्यों भूले उन्होंने परवरिश में अपनी, रातों की नींद भी गवाई थी। जब चलना सीखा था हमने, उंगली उन्होंने ही थमाई थी। आज कुछ देना नहीं बस चुकाना है उन्हीं का, जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जिंदगी की सारी दौलत लुटाई थी। जब इन पंक्तियों को मैंने पढ़ी थी तो लगा इन चंद पंक्तियों में जीवन का सार छुपा है। जीवन की भागदौड़ से दूर जब लोग बुजुर्ग होते हैं तो अधिकतर वृद्ध लोगों की कहानी कुछ ऐसी ही होती है। खिड़की के बगल में टंगा कैलेंडर एकदम शांत दिसंबर की तारीखें दिखा रहा था। साल भर खिड़की से आती हवाओं में फड़फड़ाता रहता है, मगर इन दिनों खामोश है, मानो अपने अंत का इसे भी पता चल रहा हो। नजरें खिड़की से होती हुई अलमीरा तक पहुंची। बूढ़ी आंखें वहां रखी तस्वीरों के साथ यादों में खो जाती है। अचानक बॉल के पीछे नन्हे कदम कमरे में आ धमके। बहुत देर से शांत, गले से अचानक कुछ बोलना चाहा तो खांसी ने जकड़ लिया। अपनी तीसरी पीढ़ी को पास बुलाया। बाल मन शहंशाहों के शहंशाह मन किया तो दुलार लेने पास आ गए। मन बॉल में अटका तो उठाई और रफू चक्कर। यदा कदा ही गैलरी के अंतिम छोर पर बने इस कमरे में कोई आता है। बौजी की पेंशन के लिए चेक पर अंगूठा लगवाने आता था बेटा, पर इस एटीएम ने वो मुलाकात भी छीन ली। लाठी के सहारे खिड़की से झांक कर देखा। शाम घिर आई थी। एक और तारीख इतिहास बनने को है। कुछ पुराने कैलेंडर अब हटा दिए जाने की बस प्रतीक्षा मात्र में थे। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान है। प्यार का स्पर्श पाने मात्र से ही उनकी खुशी छलक उठती है। नमस्कार, और आज आप लोगों को ले चलती हूँ मैं खामोश आवाजों की नगरी से निकलकर। चले शहर के सड़कों पर तलाशने थोड़ी खुशियाँ और थोड़े गम भी पिरोले। तो आइए शहर की रफ्तार में भागती सड़कों पर देखें आज क्या मिलता है। अरे अरे चाचा, आप इतने बूढ़े हो गए हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको क्या जरूरत है काम करने की? आपको आराम करना चाहिए। अरे बेटा, काम न करेंगे तो खाएंगे क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? चाचा, ये उम्र आपके आराम करने की है। काम करने वाले घर में है ना? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। न बेटा न बेटी, कोई नहीं खिलाने वाला, न कोई पकाने वाला। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों न बोलूं? वो बेटा खिलाएगा मुझे जिसने धक्के मार कर घर से निकाला था मुझे। इसलिए क्योंकि मेरी बूढ़ी बीवी बीमार थी और उसकी बीवी से संभाली नहीं जा रही थी। क्या ऐसा किया आपके बेटे ने? हाँ, ऐसा ही किया मेरे बेटे ने। अब तो हर घर में ऐसा ही होता है। क्यों रखते हम बूढ़े अपाहिजों को अपने घर में? पर चाचा, आप रहते कहाँ हैं? शहर के कोने में एक झुग्गी झोपड़ी है हमारी। नहीं, अब आप वहाँ नहीं रहेंगे। आप मेरे साथ चलेंगे, जहाँ आपकी तरह और भी बहुत लोग हैं, आपके परिवार की तरह। वृद्धाश्रम। तो देखा आपने क्या हो रहा है हमारे बुजुर्गों के साथ। कल तक जिन्हें हम अपनी मान मर्यादा का प्रतीक मान रहे थे, उन्हें आज घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो माँ बाप जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों का लालन पालन किया, उन्हें भूलते जा रहे हैं हम। मेरे सपनों की दुनिया में तो वृद्धाश्रम था इन बुजुर्गों के लिए, पर क्या हमारे शहर में इन वृद्धों के लिए कोई वृद्धाश्रम है? इन बुजुर्गों के लिए कौन सी जगह है? जब बच्चे इन्हें अपने मन में जगह नहीं दे पाते तो कौन सी जगह बसती है इनके लिए? यही है स्थिति हमारे बुजुर्गों की आज के कलयुग में। बुजुर्गों के जीवन को संवारने के लिए दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जरा विज्ञान एवं जरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान छात्रों को शिक्षित भी कर रहा है। इन्हीं बातों को जानने हम पहुंच गए नरगोना और विस्तार से बातचीत की संस्थान के निदेशक डॉक्टर भवेश्वर सिंह से। पूरे बिहार में मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा संस्थान होगा जो सिर्फ बुजुर्गों के लिए शिक्षा या उनको जो भी विद्यार्थी है उनको तैयार कर रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जरा विज्ञान एवं जरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 2015 में हुई। इस संस्थान के निर्माण के पीछे हमारा प्रधान उद्देश्य यह रहा कि हम बुजुर्गों की शुश्रूषा के प्रति संवेदनशील एवं प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करें। उन्हें बताएं कि किस तरह से बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में तकलीफ़ें बढ़ती हैं और उनको हम कैसे उनका निदान करें, उनके दुखों का निवारण करें। क्योंकि आज की बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या के कारण बुजुर्ग अत्यधिक पीड़ित हैं, दुखी हैं और साथ साथ समाज के बदलते परिवेश में बुजुर्गों की प्रताड़ना हो रही है, बुजुर्गों का तिरस्कार हो रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है। इसलिए यह पाठ्यक्रम इस रूप में प्रासंगिक है कि हम बच्चों को यह बताएं और उन्हें समझाएं कि हम युवाओं के माध्यम से ही एक परिवर्तन ला सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ साथ बुजुर्गों के
लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाना, छात्रों को प्रशिक्षित करना, जरा विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना, ज्ञान का विस्तार करना, यही हमारे इस संस्थान का उद्देश्य रहा है। कौन से छात्र इसमें अपना नामांकन करा सकते हैं? क्या क्या पढ़ाई उनको बताई जाती है, क्या क्या सिखाया जाता है इसमें? अभी वर्तमान में हमारे यहाँ एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्स इन जेरोंटोलॉजी का संचालन हो रहा है, जिसमें कि स्नातक छात्र किसी भी विषय के 45% अंक के साथ अगर उत्तीर्ण हैं तो वो इसके लिए अर्हता रखते हैं। उनका आवेदन प्राप्त करने के बाद उनका एक काउंसलिंग करते हैं, अभिरुचि परीक्षण करते हैं और उसके बाद उनको नामांकन दिया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ 2 सत्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, तीसरे सत्र में नामांकन प्रक्रिया जारी है। ये छात्र किसी विषय के हो सकते हैं और उद्देश्य यह है कि बुजुर्गों के बारे में जानना, बुजुर्गों की शुश्रूषा के बारे में जानना, ये किसी एक विषय का अधिकार नहीं है। हम सभी वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि वो जान सकें कि परिवार में बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करें, उनकी देखभाल कैसे करें और आगे चलकर समाज के अन्य बुजुर्गों को जो विभिन्न वृद्धाश्रमों में रहते हैं और अन्य स्थानों पर रहते हैं, उन्हें वो अच्छी देखभाल कर सकें। आप बहुत जगह गए भी हैं, सेमिनारों में गए हैं, देश विदेश में बहुत जगहों पे आपने अटेंड किया है। क्या अंतर देखते हैं मिथिलांचल में बुजुर्गों की स्थिति और बाहर के जो बुजुर्ग हैं उनके बीच? हमारे मिथिलांचल में और बाहर के बुजुर्गों में बहुत व्यापक अंतर नहीं होता है, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष की अगर पृष्ठभूमि देखें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो क्रियाशीलता होती है वह लगभग एक समान होती है। लेकिन एक बात निर्विवाद है कि यदि हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं और हमारी सक्रियता घट जाती है तो हम अनायास चिंतनशील होते हैं अपने भविष्य के प्रति और यह एक बहुत ही त्रासद स्थिति होती है। बाहर हमने पाया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बुढ़ापे के पूर्व, सेवानिवृत्ति के पूर्व आगे की कोई योजना के साथ खड़े होते हैं और वो काफ़ी समय तक सक्रिय होते हैं। और महानगरों में विशेषकर मैंने पाया कि वहाँ ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि 80 वर्ष की आयु है और वो उनको ऐसा देखा जाए कि वो घर में बैठे हुए हैं, बल्कि वो निरंतर कुछ न कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे जन हैं जो सक्रिय हैं, मेधावी हैं, कार्यरत हैं, लेकिन अधिकांश जो बुजुर्गों की जनसंख्या है उनमें हताशा है, परेशानी है, शरीर के विकार को लेकर वे अत्यंत दुखी होते हैं। और इन्हीं सब कारणों से यह आज एक ज्वलंत विषय बना हुआ है कि बुजुर्गों को कैसे बेहतर तरीके से उनको शुश्रूषा दी जाए। और जो विद्यार्थी इस कोर्स को करते हैं उनके लिए भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? मेरे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को समाज कल्याण विभाग, हेल्पेज इंडिया जैसे NGO और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा निकाली गई विज्ञप्तियों में नियोजन का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं भारतवर्ष में जो बुजुर्गों पर अध्ययन के लिए युवाओं को तलाश रहे हैं, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ रही है कि समाज के हर वर्ग के जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ बुजुर्गों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इसलिए हर विश्व के देश इस समस्या के निदान के लिए एक कार्य योजना बना रहे हैं। और ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक है कि इस गंभीर विषय पर कार्य किया जाए और बुजुर्गों का अधिक दिन जीवित रहना ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, लेकिन उनके सुखमय जीवन को सुनिश्चित करना भी हमारा उतना ही बड़ा दायित्व है। इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ हम यहाँ खड़े हैं। यह मिथिला विश्वविद्यालय का संस्थान बिहार का इस प्रांत का अकेला संस्थान है और हमें आशा है कि इस मुहिम को जो हमने आरंभ किया है, हमारे विश्वविद्यालय के अगुवाई में इसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वह आने वाले वर्षों में अधिक ऊंचाइयों पर जा पाएगा और हम अपने बुजुर्गों को अधिक लाभान्वित कर पाएंगे, अपने छात्रों को अधिक संवेदनशील बना पाएंगे। इस संस्थान की भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? हम इसके भविष्य के प्रति काफ़ी उत्साहित हैं। अभी हमने पुराने समय में हमारे यहाँ चल रहे 1 वर्षीय PG डिप्लोमा इन जेरिएट्रिक केयर पाठ्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया है और महामहिम कुलाधिपति महोदय से अनुमोदित इस पाठ्यक्रम को संशोधित पाठ्यक्रम के साथ आरंभ करने की सहमति प्राप्त हुई है, जो 2 सेमेस्टर में हम इसका संचालन इसी सत्र से करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस एड ऑन कोर्स के भी माध्यम से हम अधिक से अधिक छात्रों को इसके प्रति जोड़ सकेंगे, उन्हें बेहतर शिक्षा दे पाएंगे ताकि वो इस
विषय में अभिरुचि प्राप्त कर आगे शोध करें, अध्ययन करें, क्योंकि जब इस दिशा में चिंतन करेंगे तभी वो इस दिशा में कुछ बेहतर कर पाएंगे। और यह एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जहां अनुसंधान, अनुशीलन और सेवा के व्यापक अवसर हैं, जो हमारे भारतवर्ष के युवाओं के जिम्मे आता है कि वो इस चीज़ को आगे लेकर जाएं। मेरा मानना है कि भारत विश्व गुरु इस रूप में बनेगा कि वह अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए एक आदर्श मुकम्मल व्यवस्था लेकर आ रहा है। और आने वाले शताब्दी में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की शुश्रूषा कोई समस्या नहीं, यह एक सहज प्रक्रिया है जो हम बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल करते हैं। हाँ, यह बात सही है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के कारण, बच्चों के बाहर रहने के कारण एक गतिरोध आया है, विसंगति आई है, तो उसके भी निदान हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि बुजुर्ग अपने बच्चों को ऊंचाई पर देखकर दुखी नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं और एकाकीपन को वो झेल पा रहे हैं। हम ज़रूरत है ऐसे बच्चों को उत्पन्न करें जो उनके पास जाएं, उनसे मिलें और उनके कमी को दूर करें। शायद इस तरह से कुछ हम समाज के अंदर एक सुंदर समरस भाव बना सकते हैं, बुजुर्गों के अंदर के कष्ट को हम दूर कर सकते हैं। जी धन्यवाद। गोल ऊन के पुलिंदों की तरह उलझा हुआ सा दिखता था समाज कि मेरे नब्ज की हर शाख में भर तस्तरी नफरत का सैलाब उड़ेला किया। उन्हीं नब्जों में से एक पतली महीन नस ने दम तोड़कर परों की ताकत कदर हद तक खत्म कर दी कि उड़ सकता नहीं फासले चंद तय करने को परवाज। गोल ऊन के पुलिंदों की तरह उलझा हुआ सा दिखता था समाज। हर सांस पर बिठा के पहरे सैकड़ों मुखौटों के वक्त चला गया और करके मजबूर उनके संग हंसने रोने को सैकड़ों में तन्हा छोड़ा यूं कि बस्ती की सुनसान पगडंडी पर अकेला हूं आज। गोल ऊन के पुलिंदों की तरह उलझा हुआ सा लगता था समाज, पर गोल ऊन के पुलिंदे का एक सिरा हाथ आ गया है, सुलझा जा रहा है धड़ल्ले से उलझा हुआ गोला, उतनी ही तेजी से जितना मैं अपना अस्तित्व खो रहा हूं इस समाज में। गोल ऊन के पुलिंदों की तरह, गोल ऊन के पुलिंदों की तरह। अभी मेरे साथ में है हेल्पेज इंडिया के लिए दरभंगा और मधुबनी में सक्रिय मनीष जी। बुजुर्गों के लिए इस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे। हेल्पेज इंडिया जो है वो दरभंगा मधुबनी जिले के 32 गांव है जी, उस क्षेत्र में जो कि कमला और कोसी और गेहुआ नदी के आसपास के गांव हैं, उन गांव में काम कर रही है। 2007 के बाढ़ के बाद से काम शुरू हुआ और ये लगातार अभी तक चल रहा है। इसके तहत बुजुर्ग स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हैं, जिसकी संख्या अभी इन 32 गांव में 490 है। करीब करीब 6000 परिवार के साथ ये जुड़ा हुआ है। स्वयं सहायता समूह में बैठक होती है और फिर वो कुछ न कुछ बचत करते हैं। उस बचत से उनकी क्षमता बढ़ती गई है पिछले 4-5 सालों में और वो अपने परिवार को सहयोग कर पाते हैं। और परिवार को जो ज्यादा ब्याज दर पे ऋण लेना पड़ता था साहूकारों से, उससे मुक्ति मिली है। तो उनका सम्मान स्वयं जो है परिवार में बढ़ गया है कि हमको बुजुर्गों के कारण कम ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध है। बुजुर्गों की 3 श्रेणी होती है, एक कार्यकारी बुजुर्ग जो अपना सभी काम खुद कर लेते हैं, एक जो डेस्टिट्यूट बुजुर्ग जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, सहाय बुजुर्ग जो थोड़ा बहुत काम अपना कर लेते हैं, थोड़ा बहुत परिवार को भी सहयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर दवा के लिए उनको अगर 10 किलोमीटर दूर के ब्लॉक में जाना है तो वो अकेले नहीं जा सकते। जो कार्यकारी बुजुर्ग हैं वो कई स्तर से अपना स्वयं का रोजगार भी कर रहे हैं समूहों से पैसा लेके, और जो सहाय बुजुर्ग हैं और सहयोगी बुजुर्ग हैं वो अपने परिवार को भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये आर्थिक स्तर से है, सामाजिक स्तर से है। वो बुजुर्ग का सम्मान इसके द्वारा, इस आर्थिक सहयोग के द्वारा बढ़ा है। और अगर बुजुर्ग से संबंधित कोई मामला आता है, मतलब कोई युवा बेटा या तो अपने सास ससुर या माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, तो ये मुद्दा अगर समूह में आ जाता है, समूह के सदस्यों को पता चल जाता है, तो उस पर बातचीत करते हैं। तो सभी सदस्य उस बच्चे को या उस बेटे को या उस पतोह को समझाने के लिए जाते हैं। समझाने के साथ साथ ये भी कह देते हैं कि हम लोग 18 या 20 आदमी इस समूह में है और गाँव में हम लोग इतने आदमी हैं, अगर हम लोगों के समझाने से
नहीं समझेंगे आप, पूरे गांव के लोग आपको समझाने आएंगे और फिर उसके बाद जो कानून है माता पिता भरण पोषण अधिनियम, उसके तहत भी हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। इससे कई समस्याओं का समाधान हम लोगों ने किया है समूह स्तर पे। बुजुर्ग अगर आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? लिमिटेड एरिया में वो 32 गाँव में ही जुड़ सकते हैं, उससे बाहर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। कानूनी जरूरत हो तो उसमें हम लोग बता दे सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, जरूरत पड़ेगा जहाँ वहाँ तक जा सकते हैं उनके साथ, लेकिन बढ़ना आगे पड़ेगा उनको। मधुबनी जिला में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू होने वाला है, 30 तारीख को ही मीटिंग हुआ है, जिला स्तरीय समिति है। इसके अलावा मेडिकल की सुविधा हम लोगों के यहाँ चलती है, हर एक गाँव में मोबाइल मेडिकल यूनिट जाती है, क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। बुढ़ापे के लिए जरूरी दवाएं हैं, वो दवाएं नॉमिनल फी पे 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम होता है और अगले हर एक बार को 5 रुपए देना होता है। इसके अलावा मोबाइल फिजियोथेरेपी, देश का पहला मोबाइल फिजियोथेरेपी हमारे जलपुर सेंटर हैं। मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग खास करके इस वक्त सुन रहे होंगे हमें, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारियां होंगी कि उनकी जीवन में कहीं ना कहीं वो निराश हो जाते हैं, तो निराशा से निकल के अपना खुद का फिर एक नया जीवन जी सकते हैं वो। हाँ, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो हमारा वो बेहतर बुढ़ापा के लिए ही है। बुढ़ापा हर एक आदमी को आना है और बुढ़ापा को हम रोक नहीं सकते, उसको बेहतर ही बना सके। शुक्रिया आपका। जरूरत है उनकी कांपती जिंदगी का दर्द हम समझें और उन्हें अपना वक्त देकर उनका कीमती आशीर्वाद लें, ताकि जिंदगी आसान व खुशगवार हो। जिंदगी उस वक्त काफी बदल जाती है जब चेहरे पर अनुभवों की सिलवटें झुर्रियों के रूप में उभर आती हैं। अनुभवों को बांटने के लिए उनके अपनों के पास ही वक्त नहीं होता। बुजुर्ग खुद को महत्वहीन समझने लगते हैं, जबकि अपने रीति रिवाज व संस्कार, विनम्रता का महत्व व सकारात्मकता से जीने का अंदाज, समाज को सही राह पर चलने की शिक्षा, जिंदगी के कठिन मोड़ पर सलाह व प्रेरणा, सब कुछ तो उन्हीं से मिलते हैं। वक्त बीतने के साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। बुजुर्गों में कई रोग जिसमें भूलने की बीमारी, सुनाई कम देना जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इन्हीं बातों को जानने हमने बातें की पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा जी से। उम्र बढ़ने के साथ ही शरीर कमजोर होने लगता है, उस वक्त में खास करके बुजुर्गों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बुजुर्गों को वही सावधानी रखनी चाहिए जो युवकों को, तो दोनों में कोई भेद नहीं होता है। वही खान पीन रहना चाहिए, वही दिनचर्या रहनी चाहिए, उसी तरह का शरीर का काम करते रहना चाहिए। जिस दिन इसमें वो कटौती कर देंगे किसी भी चीज़ में तो उनकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। खान पान कैसी होनी चाहिए? जैसे और लोगों का, उसमें कोई विशेष नहीं, खाली कुछ हड्डियां कमज़ोर होती जाती हैं तो इसके लिए कुछ कैल्शियम या विटामिन डी। विटामिन डी के लिए बहुत सीधा स्रोत है धूप में रहना। तो वैसे लोग कहते हैं कि उतना समय कहाँ मिलता है कि धूप में रहें, लेकिन बुजुर्गों को समय मिलता है, धूप में रह ही सकते हैं, और नहीं तो फिर डॉक्टरी दवा तो खा ही सकते हैं। और बुजुर्ग होने के साथ साथ कई सारी बीमारियां घर कर जाती हैं, तो उनमें प्रमुखता से क्या क्या है ऐसी बीमारियां और इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बूढ़ों में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में भी हो सकता है। उसके साथ कैंसर ज़्यादा हो जाता है और मानसिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया बहुत महत्वपूर्ण है। डिमेंशिया पे आपने अभी शोध भी किया है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। डिमेंशिया के लिए अभी तक कोई सही दवा निकली नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों वो खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई सही इलाज नहीं मिला है। ठीक कारण का उनको पता नहीं चलता है उम्र छोड़ के। लेकिन हम लोगों की पद्धति में ब्राह्मी का महत्व रहा है, तो मैंने सोचा कि ब्राह्मी पर कुछ काम किया जाए, लेकिन उसको पाश्चात्य मानकों के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक चीज़ आ जाती है, लोग और सब उसका व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति उसको तब वो लोग शामिल नहीं करते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल है जो उसको फॉलो करने के बाद ही उसको लेते हैं। तो पहला है एक तो पायलट स्टडी, जैसे कुछ कम लोगों पर देखा जाता है कि हाँ ये प्रभाव सही है, उसके बाद फिर आगे काम होता है। तो हमारा केवल अभी पायलट स्टडी ही किया है। बुजुर्ग, आप खुद बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मैं कहूँगा वही दिनचर्या होनी चाहिए जो नवयुवकों की होना चाहिए। उसी समय समय पर उठना चाहिए, उसी समय समय पर जलपान करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। बुजुर्ग हैं, इसके लिए कोई अगर वो अपना दिनचर्या नहीं बदले तो ज़्यादा दिन तक वो नवयुवक की तरह काम कर सकते हैं। और जो घर के सदस्य हैं उनका व्यवहार, खास करके बुजुर्ग होने के बाद जनरेशन गैप जो हो जाता है तो उससे दूरी बढ़ जाती है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिनकी दूरी बढ़ जाती है और वो बुजुर्गों को क्या करना चाहिए
महत्व नहीं देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तो हम कहते हैं ये आपकी समस्या है। बुजुर्गों से कुछ उनको मिलेगा ही, अगर अनुभव मिला तो वो बहुत बड़ी चीज है। नवयुवकों को ये ध्यान रहना चाहिए कि और कुछ नहीं तो हम कम से कम अनुभव का तो लाभ उठा सकते हैं। जी धन्यवाद। बिहार में यह कानून लागू किया गया है कि बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करने पर जेल भी हो सकती है। जिलों के जिलाधिकारी मामलों की सुनवाई के साथ साथ सजा देने के भी हकदार हो गए हैं। ऐसे कानून की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बुजुर्ग हमेशा अपनी बच्चों की खुशी चाहते हैं, फिर क्यों न हम उनके जीवन के इन पलों को खुशियों से भर दें। उनको किसी चीज की ख्वाहिश नहीं होती, भौतिक सुविधाओं से इतर। वो तो चाहते हैं सिर्फ अपनों का साथ, प्यार के पल, और यही खुशी देती है उनके जीवन को। तो आइए आज अभी से हम सब यह प्रयास करें कि हमसे किसी बुजुर्ग को कष्ट न पहुंचे। उनका आदर करें, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मोबाइल को छोड़कर कुछ वक्त बिताएं। उनके अनुभव, उनसे मिला ज्ञान जीवन में सफलता के राह को आसान बना देंगे। बुजुर्गों के जीवन की सांझ को अगर हम सुबह सी लालिमा जैसा बना सकें तो समझिए हमने अपने जीवन की आधी खुशी को पा लिया। नमस्कार। कार्यक्रम की परिकल्पना एवं संयोजन आशीष सिंह का है और क्रिएटिव टीम के सदस्य हैं सागर कुमार सिंह, कमलेश कुमार झा, निकिता, दीपक कुमार झा, बबीता प्रजापति, उज्ज्वल, आशीष सिंह एवं अवधेश भारद्वाज।